तो इसमें इसी सीरीज में आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which forms a part of sentence। ठीक है। It contains a subject and a predicate। It contains a subject and a predicate। it is, तो ये है जो है परिभाषा है, डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये लिखा है इट इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ सेंटेंस। यह जो है शब्दों का समूह होता है जो किसी सेंटेंस के भाग को जो है फॉर्म करता है, बनाता है। इट कंटेन्स सब्जेक्ट, इसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। यह है, तो मान लीजिए आपके सामने जो है 4 ऑप्शंस रहेंगे। फ्रेज, फ्रेज है, बी ऑप्शन है, क्लॉज है, क्लॉज है, सी ऑप्शन है, सेंटेंस है, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज। ठीक, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा कि शब्दों का ऐसा समूह जो किसी सेंटेंस के यानी किसी वाक्य के एक भाग को जो है निर्माण करता हो, एक भाग का निर्माण करता हो, जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो, सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो, दोनों हो। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है फ्रेज। तो फ्रेज, फ्रेज में हम क्या देखते हैं कि यह सेंटेंस का भाग अवश्य होता है लेकिन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट नहीं होगा, प्रेडिकेट नहीं होगा, यह भाग अवश्य होगा। फिर दूसरा है क्लॉज। क्लॉज यह सेंटेंस का भाग होता है और इसमें जो है एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। यही हमारा आंसर है क्लॉज। सेंटेंस तीसरा दिया है सेंटेंस, सेंटेंस इसमें दिया ही है। ठीक है, यानी सेंटेंस जो है एक क्लॉज से भी बनता है और जो है 2 क्लॉज को मिलाकर भी सेंटेंस बनाया जाता है। ठीक, तो इस तरह से हमारा जो सही आंसर होगा वो है क्लॉज। ठीक है, फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन है आज का दूसरा, उस पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स sense but not complete sense। ठीक है, is called। मान लीजिए ये प्रश्न आया और आपके सामने जो ऑप्शंस हैं, ए फ्रेज, ए फ्रेज क्या कहते हैं उसको, ए फ्रेज कहेंगे, बी अ क्लॉज कहेंगे। ठीक है, सी है अ सेंटेंस कहेंगे और डी है नन ऑफ दीज। निम्न में से कौन सा सही है? तो ध्यान दीजिए, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस, शब्दों का समूह जिससे कोई अर्थ तो निकलता है। ठीक है, लेकिन वह पूर्ण अर्थ नहीं प्रकट करता है, यानी अर्थ तो पता चलता है, उससे कुछ न कुछ अर्थ पता चलेगा, लेकिन वो पूरी तरह से अर्थ नहीं देगा।
उसे क्या कहेंगे? ठीक है, एक फ्रेज, उसको क्या कहेंगे? फ्रेज कहेंगे, या एक क्लॉज कहेंगे, या एक सेंटेंस कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो हम जैसा कि अभी पहले क्वेश्चन में देखे हैं कि एक क्लॉज जो है जो होता है वह अपना अर्थ जो है पूर्ण करता है, यानी अपना अर्थ प्रकट करता है। तो यह होगा नहीं। ठीक, एक सेंटेंस भी अपना अर्थ पूरी तरह से प्रकट करता है, तो यह भी नहीं होगा। ए होगा, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। ए फ्रेज, एक जो है फ्रेज होगा, वाक्यांश होगा। ठीक है, फिर अगला हमारा जो आज का तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि what is used to express an action or state? What is used to an action or state? ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं नाउन, बी ऑप्शन है एडवर्ब, सी ऑप्शन है प्रीपोजिशन, और डी ऑप्शन है आपका वर्ब। ठीक है, तो व्हाट इज यूज्ड टू एन एक्शन और स्टेट, मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए, यानी एन एक्शन कार्य को या स्थिति को व्यक्त करने के लिए निम्न में से हम किसका प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो नाउन मतलब संज्ञा, नाम होता है। एडवर्ब, एडवर्ब हुआ होगा जो वर्ब की विशेषता बताएगा। प्रीपोजिशन, किसी नाउन के पहले प्रयोग किया जाने वाला, ठीक है, होता है, कारक होता है। और वर्ब है, यानी वर्ब मतलब क्रिया होता है, जो जिसको हम एक्शन कहते हैं। यही हमारा राइट आंसर है, जो है वर्ब। वर्ब हमारा राइट आंसर है। फिर हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज। एन एडजेक्टिव ए वर्ड विच क्वालिफाइज। ठीक है, आपके सामने ऑप्शंस हैं ए नाउन और प्रोनाउन, ए नाउन और प्रोनाउन, बी है एन एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव, सी है एन एडवर्ब, और डी है एन इंटरजेक्शन। एन इंटरजेक्शन। ठीक, तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? ठीक है, लिखा है एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज, यानी विशेषण जो क्वालिफाई करता है, किसको क्वालिफाई करेगा। ठीक है, यही आपको जो है बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं विशेषण जो होता है वह किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। ठीक, तो हमारा पहला ऑप्शन होगा। ठीक है, तो एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई करेगा वो एडवर्ब होगा, एडवर्ब को भी जो क्वालिफाई करेगा वो एडवर्ब ही होगा, और इंटरजेक्शन को जो क्वालिफाई करेगा वह भी एडवर्ब ही होता है। अदर वर्ड में यूज होता है इंटरजेक्शन को क्वालिफाई करने वाला। ठीक, फिर अगला है हमारा आज का 5वां क्वेश्चन। आज का हमारा जो 5वां क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज यूज्ड टू ऐड समथिंग और द मीनिंग। व्हाट इज यूज्ड टू ऐड समथिंग
और द, सॉरी यहाँ पे टू होगा, समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एन एडजेक्टिव and adjective or another adverb or another adverb। ठीक है, आपके जो ऑप्शंस हैं आपके नाउन, बी है वर्ब, सी है एडवर्ब और डी है एडजेक्टिव। ठीक, तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? वर्ड इज यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, यानी किसी वर्ब में, किसी वर्ब को विशेषता बताने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, किस चीज का प्रयोग करते हैं, किस पार्ट ऑफ स्पीच का प्रयोग करेंगे, या एडजेक्टिव में उसकी विशेषता बताने के लिए या उसमें कुछ ऐड करने के लिए हम किस पार्ट ऑफ स्पीच का प्रयोग करेंगे, या कुछ जो अनदर एडवर्ब होते हैं उनकी विशेषता बताने के लिए क्या यूज करेंगे। तो ये सब जो है आपके सामने ऑप्शंस हैं। तो नाउन होगा नहीं, क्योंकि नाउन किसी की विशेषता नहीं बताता, नाउन के लिए विशेषता वाला शब्द प्रयोग किया जाता है, तो यह जो है नहीं होगा। वर्ब नहीं होगा, क्योंकि वर्ब भी किसी की विशेषता नहीं बताता है, किसी नाउन या प्रोनाउन की स्टेट और स्टेज बताता है, यानी एक्शन बताएगा, स्टेट बताएगा और स्टेज बताएगा। फिर अगला है एडवर्ब, यही है जो किसी वर्ब की, एडजेक्टिव की या फिर अनदर एडवर्ब की विशेषता बताएगा। ठीक है, एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो आपका राइट आंसर है सी, एडवर्ब। ठीक, अब हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। आज का क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंस। व्हाट इज यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स और sentences। ठीक, ऑप्शंस हैं प्रपोजिशन, बी ऑप्शन है कंजंक्शन, सी ऑप्शन है इंटरजेक्शन और डी ऑप्शन है एडवर्ब। ठीक, तो याद रखिए, किसी जो है मतलब अगर किसी सेंटेंस में दो शब्दों को जोड़ना है या फिर दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ना है, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे? कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं? कंजंक्शन का। ठीक है, कंजंक्शन मतलब होता है योगी, जोड़ने वाला। ठीक, फिर अगला आज का प्रश्न है 7वां, इट एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स, इट एक्सप्रेसेस some sudden feeling which parts of speech is it। आपके सामने जो ऑप्शंस हैं, नाउन,
बी ऑप्शन है प्रोनाउन, सी ऑप्शन है एडजेक्टिव, और डी ऑप्शन है इंटरजेक्शन। ठीक, लिखा है इट एक्सप्रेसेस, व्यक्त करता है सम सडन फीलिंग, आपके अंदर की जो भावना है वह अचानक जो है जो निकल कर आती है उसको व्यक्त करने वाला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है वह कौन सा है। विच पार्ट्स ऑफ स्पीच इज इट, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का वह कौन सा तत्व है या कौन सा एलिमेंट है जो नाम दिया गया है। ठीक, तो नाउन होगा नहीं, नाउन से नाम का पता चलता है। प्रोनाउन क्या होता है, नाम के बदले या नाउन के बदले यूज होने वाला होता है। एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है, क्या क्वालिफाई करता है। और इंटरजेक्शन है वो वर्ड जिसे हम जो है सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं, सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि आपके सामने अगर कोई अच्छी वस्तु है और आप अचानक उसको देखते हैं तो क्या कहते हैं, व्हाट ए, जैसे अगर तस्वीर है तो व्हाट ए पिक्चर। ठीक है, और अगर इस तरह का जो है यूज हो रहा है तो ये पूरा एक फीलिंग व्यक्त कर रहा है, क्या तस्वीर है ऐसा अर्थ आता है, तो उसको क्या कहेंगे, व्हाट ए पिक्चर। मान लीजिए क्रिकेट खेलते समय किसी ने बढ़िया सा 6 लगा दिया तो क्या बोलते हैं, वाव, व्हाट ए शॉट, क्या शॉट था। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है जो यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं ये इंटरजेक्शन वाला वर्ड है, या ये भी जो है इंटरजेक्शन को ही व्यक्त करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डिटरमाइंस और लिमिट्स द मीनिंग ऑफ द, व्हाट डिटरमाइंस और लिमिट्स द मीनिंग ऑफ द नाउन दैट फॉलोज, आपके सामने ऑप्शंस हैं, इन्फिनेटिव, बी ऑप्शन है जीरंड, सी ऑप्शन है पार्टिसिपल, और डी ऑप्शन है डिटरमाइनर। ठीक है, लिखा है व्हाट डिटरमाइंस और लिमिट्स द मीनिंग ऑफ द नाउन दैट फॉलोज, यानी किसी नाउन के बाद या किसी नाउन के लिए जो वर्ड प्रयोग किया जाता है जो एक समय मतलब एक सीमा को निर्धारित करता है, लिमिट को निर्धारित करता है या डिटरमाइन करता है। ठीक है, डिटरमाइन यानी निश्चित करता है, वो होता है, क्या कहते हैं उसको, तो इन्फिनिटिव कहेंगे नहीं, ये वर्ब का एक रूप है इन्फिनिटिव, जीरेंड भी एक वर्ब का रूप है, पार्टिसिपल भी वर्ब का रूप है, और डिटरमाइनर लिखा है यही होगा डिटरमाइनर। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक एलिमेंट है डिटरमाइनर। ठीक है, जो डिटरमाइन करता है, निश्चित करता है या लिमिट को बनाता है, लिमिट क्रिएट करता है। ठीक है, फिर अगला आज का 9th क्वेश्चन है, ए नाउन विच डिनोट्स अदर ए मेल आइदर ए मेल और ए फीमेल इज।
A noun which denotes either a male or a female is। ऑप्शंस हैं न्यूटर जेंडर, बी ऑप्शन है मैस्कुलिन जेंडर, सी ऑप्शन है फेमिनिन जेंडर, और डी ऑप्शन है कॉमन जेंडर। ठीक, तो इसका मतलब है ए नाउन एक संज्ञा which denotes जिससे पता चलता है कि कोई मेल है या फीमेल है, यानी दोनों है। ए नाउन एक संज्ञा जिससे ये पता चलता है कि जो नाउन है वह मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे क्या कहेंगे जिससे दोनों का पता चलेगा, या तो हम उसको मेल मिलेंगे या फीमेल मिलेंगे, क्या कहेंगे? न्यूटर जेंडर। ये न्यूटर जेंडर जो होता है यह मतलब हम इसको कहते हैं नपुंसक। ठीक है, नपुंसक लिंग, तो ये होगा नहीं। मैस्कुलिन जेंडर ये पुल्लिंग होता है, ये भी नहीं होगा, यानी जो केवल पुरुषों की बात करेगा उसके लिए मैस्कुलिन जेंडर का प्रयोग होता है। फिर अगला है फेमिनिन जेंडर, ये केवल जो है स्त्री जाति का बोध कराता है, इसीलिए इसको स्त्रीलिंग बोलते हैं, तो ये भी नहीं होगा। हमें दोनों को देखना है, मेल और फीमेल, पुरुष या स्त्री। ठीक है, तो अगला जो है उभय लिंग यानी कॉमन जेंडर, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला कॉमन जेंडर। फिर हम आज के अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डी पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन is used as the object of a verb, it is in। ठीक, ऑप्शंस हैं आपके सामने ऑब्जेक्टिव और एक्यूसेटिव केस। ऑब्जेक्टिव और एक्यूसेटिव केस। बी है नॉमिनेटिव केस, सी है पॉजेसिव केस, और डी है नन ऑफ दीज। ठीक, तो व्हेन ए नाउन जब किसी संज्ञा और प्रोनाउन या सर्वनाम का प्रयोग किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, यानी इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, तो उसे हम कहते हैं इट इज इन, यानी वह क्या कहलाता है? ऑब्जेक्टिव और एक्यूसेटिव केस, नॉमिनेटिव केस
पॉजेसिव केस या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो ऑब्जेक्टिव और एक्यूसेटिव केस कहलाता है। एक्यूसेटिव मतलब एक्यूज करना, उसी के ऊपर जो है क्रिया की जाती है, यानी कार्य जो है एक्शन उसी के ऊपर परफॉर्म किया जाता है, इसीलिए उसको एक्यूसेटिव केस कहा जाता है, यानी वो ऑब्जेक्टिव केस है। यही आपका राइट आंसर है। ठीक। नॉमिनेटिव केस कब होगा? जब सब्जेक्ट के रूप में किसी नाउन का प्रयोग होगा, तब उसे हम नॉमिनेटिव केस कहेंगे या सब्जेक्टिव केस कहेंगे। पॉजेसिव केस क्या होता है? पॉजेसिव मतलब होता है अधिकारवाचक। ठीक है, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, आई हैव रमेश बुक। ठीक है, आई हैव रमेश बुक मतलब मेरे पास एक किताब है जो रमेश की है। तो यहाँ पे जो रमेश वर्ड आया है, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये पॉजेसिव केस हो जाएगा। किसका? नाउन का पॉजेसिव केस हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज का 10 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था, इजी था, कुछ इसमें से ज़्यादा इजी था। और जो है आप लोग इसको शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, धन्यवाद।